नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया की एक फॉर्मूला वन रेस कार के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर्मूला वन रेस का ये तो दिलचस्प है। हाँ, एक ऐसा इंजन जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, नए रास्ते बनाता है, लेकिन जिसे बनाने और चलाने के लिए जबरदस्त प्रिसिजन मतलब सटीकता की जरूरत होती है। अच्छा। एक छोटी सी गलती जैसे हवा का एक झोंका या पानी की एक बूंद और पूरी रेस शुरू होने से पहले ही खत्म। हम बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की। और ये फॉर्मूला वन इंजन का सादृश्य बिल्कुल सही है। ये केमिस्ट्री के सबसे मजबूत औजारों में से एक है, पर इसकी यही ताकत इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। मतलब कैसे? इसकी सारी शक्ति एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही प्रतिक्रियाशील कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड से आती है। और आज हम इसी बॉन्ड के कह सकते हैं तेवर और इसे संभालने के लिए बनाए गए सख्त नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर F1 कार को एक खास किस्म का ईंधन चाहिए होता है। आम पेट्रोल से तो वो चलेगी नहीं। तो इस ग्रिग्नार्ड इंजन का खास ईंधन क्या है? हमारे स्रोत के मुताबिक इसे हमेशा डायएथिल ईथर या THF जैसे खास सॉल्वेंट्स में ही बनाया जाता है। ऐसा क्यों है? मतलब इसे पानी या बेंजीन में क्यों नहीं बना सकते? ये एक बहुत ही मजेदार सवाल है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, वो इस इंजन का एक जरूरी हिस्सा है। देखिए, उस कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड में एक अजीब सी बात है। कार्बन, जो आमतौर पर थोड़ा पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लेता है, और मैग्नीशियम, जो एक धातु है, उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। वो एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। लुईस एसिड मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है? बिल्कुल। और यहीं पर ईथर अपना जादू दिखाता है। ईथर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक लुईस बेस की तरह काम करता है। अच्छा, तो होता यह है कि ईथर के कई मॉलिक्यूल उस बेचारे इलेक्ट्रॉन के भूखे मैग्नीशियम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन उसे उधार देकर एक तरह से शांत करते हैं। ये एक सुरक्षा कवच या सपोर्ट सिस्टम जैसा है। इसके बिना ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इतना अस्थिर हो जाएगा कि वो बनेगा ही नहीं। अच्छा, तो ईथर एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। ये उस शक्तिशाली इंजन को ठंडा और काबू में रखता है, और इसीलिए बेंजीन जैसे सॉल्वेंट्स काम नहीं करते, क्योंकि उनके पास मैग्नीशियम को देने के लिए ऐसे फालतू इलेक्ट्रॉन हैं ही नहीं। बिल्कुल सही। और पानी, पानी तो खैर दुश्मनी है, उस पे हम आएंगे। लेकिन एक और शब्द है एप्रोटिक। इसका क्या मतलब है? एप्रोटिक का सीधा सा मतलब है कि सॉल्वेंट के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एसिडिक हाइड्रोजन? हाँ, यानी ऐसा हाइड्रोजन जो आसानी से टूटकर प्रोटॉन के रूप में निकल सके। पानी, H2O और अल्कोहल ROH प्रोटिक सॉल्वेंट्स के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अगर आप इनमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका रिएजेंट सॉल्वेंट से ही लड़ भिड़ेगा और खुद को नष्ट कर लेगा। तो ईंधन ऐसा चाहिए जो न सिर्फ इंजन को स्थिर रखे, बल्कि उससे लड़ाई भी ना करे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमें खास F1 फ्यूल यानी ईथर मिल गया है। अब बात करते हैं रेस ट्रैक की। ट्रैक एकदम साफ और सूखा होना चाहिए। क्या होता है अगर हमारे सिस्टम में जरा सी भी बारिश हो जाए, मतलब पानी की एक बूंद भी आ जाए? खेल खत्म तुरंत। सच में? हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन परमाणु इतना ज्यादा बेसिक यानी क्षारीय होता है कि वो प्रोटॉन के लिए भूखा होता है। जैसे ही उसे पानी का एक भी मॉलिक्यूल H2O दिखता है, वो झपट कर उससे एक हाइड्रोजन प्रोटॉन छीन लेता है। केमिस्ट्री की भाषा में इसे प्रोटोनोलिसिस कहते हैं। प्रोटोनोलिसिस मतलब प्रोटॉन को चुरा लेना? हाँ, एक तरह से यही मतलब है। हमारा रिएजेंट पानी से प्रोटॉन चुरा लेता है। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि आपका महंगा, मुश्किल से बनाया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक साधारण, सस्ते से हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कीचड़ जैसा पदार्थ पीछे रह जाता है। मतलब आपकी सारी मेहनत एक सेकंड में बर्बाद। इसीलिए लैब में इतना तामझाम होता है? हाँ, पहला नियम यही है। हर चीज, हर कांच का बर्तन इस्तेमाल से पहले घंटों तक ओवन में सुखाया जाता है, ताकि नमी का एक कण भी ना बचे। इसे एनहाइड्रस कंडीशंस कहते हैं। और वो जो फ्लास्क के मुंह पे ट्यूब लगाते हैं? वो ड्राइंग ट्यूब्स होती हैं। उनमें कैल्शियम क्लोराइड या ड्राइराइट भरा होता है, ताकि हवा की नमी भी अंदर ना जा सके। इंतजार। तो अगर हमने पानी से इसे बचा भी लिया, तो क्या हम इसे खुली हवा में भी नहीं रख सकते? क्या हवा में मौजूद ऑक्सीजन भी एक समस्या है? ये तो
मतलब हद है? हाँ, ये इसका दूसरा बड़ा दुश्मन है। वो जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है, वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के लिए भी बहुत आकर्षित होता है। अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आया, तो ये उससे प्रतिक्रिया करके हाइड्रोपेरोक्साइड या अल्कोहल जैसे बेकार के साइड प्रोडक्ट्स बना देगा। जैसे हमारा असली प्रोडक्ट कम बनेगा। बिल्कुल, आप जो बनाना चाहते थे वो कम बनेगा क्योंकि आपका कुछ रिएजेंट हवा से बात करके खराब हो गया। तो एक केमिस्ट एक अदृश्य दुश्मन यानी हवा से लड़ता कैसे है? इसके दो मुख्य तरीके हैं। सबसे प्रोफेशनल तरीका है पूरी प्रतिक्रिया को एक अक्रिय गैस यानी इनर्ट एटमॉस्फेयर में करना। मतलब फ्लास्क में से हवा को निकालकर उसकी जगह नाइट्रोजन या आर्गन भर दी जाती है। ये गैसें किसी से प्रतिक्रिया नहीं करती, तो वे एक तरह से ऑक्सीजन को दूर रखती हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका? स्रोत में एक बड़े मजेदार हैक का जिक्र है। हाँ, वो एक पुराना और बड़ा ही चालाक तरीका है। ईथर, जो हमारा सॉल्वेंट है, वो बहुत जल्दी भाप बनता है। हाँ, वो तो है। और उसकी भाप हवा से भारी होती है। तो केमिस्ट्स कई बार ईथर की इसी खूबी का फायदा उठाते हैं। जब रिएक्शन चल रहा होता है, तो ईथर की भाप फ्लास्क के अंदर लिक्विड के ऊपर एक कंबल जैसी परत बना लेती है। एक अदृश्य कंबल? हाँ, और ये कंबल ऑक्सीजन को नीचे लिक्विड की सतह तक पहुंचने से रोकता है। हाँ। ये 100% फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन कई मामलों में काम कर जाता है। कमाल है। तो हमने सही ईंधन चुन लिया, माहौल को पानी और हवा से पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। अब रेस शुरू करने का समय है। इस F1 इंजन को स्टार्ट कैसे किया जाता है? क्या ये चाबी घुमाने जितना आसान है? सुनने में तो सीधा लगता है, मैग्नीशियम धातु लो और उसमें ऑर्गेनिक हलाइड डालो। काश ये इतना आसान होता। असल में इसे शुरू करना ही सबसे बड़ी जंग है। ऐसा क्यों? मैग्नीशियम धातु के ऊपर कुदरती तौर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक बहुत पतली लेकिन बहुत मजबूत परत होती है। इसे पैसिवेटिंग ऑक्साइड लेयर कहते हैं। अच्छा। ये परत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और मैग्नीशियम को प्रतिक्रिया करने से रोकती है। ये ऐसा है जैसे इंजन पर एक सेफ्टी लॉक लगा हो, जिसे तोड़े बिना आप उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस लॉक को तोड़ने के क्या तरीके हैं? कई तरीके हैं। आप मिश्रण को जोर-जोर से हिला सकते हैं ताकि धातु के टुकड़े आपस में टकराकर उस परत को खुरच दें, या फिर आप अल्ट्रासाउंड तरंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे सोनिकेशन कहते हैं, जो उस परत को वाइब्रेट करके तोड़ देती हैं। और कोई केमिकल तरीका? हाँ, सबसे आम तरीका है एक रासायनिक स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करना। स्पार्क प्लग? जैसे आयोडीन का एक छोटा सा क्रिस्टल। आयोडीन उस ऑक्साइड की परत को खा जाता है और ताजे मैग्नीशियम को बाहर निकालता है। एक और बहुत ही शानदार एक्टिवेटर है 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। इसकी कुछ बूंदे डालने पर यह मैग्नीशियम से प्रतिक्रिया करके इथिलीन गैस के बुलबुले बनाता है। और ये मुझे बहुत पसंद आया। वो बुलबुले एक विजुअल सिग्नल है ना? जैसे ही बुलबुले दिखने लगे, केमिस्ट को पता चल जाता है कि इंजन स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल। मतलब मैग्नीशियम की सतह अब साफ है और असली प्रतिक्रिया के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, एक नई और शायद सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। ड्राइवर को अब अलर्ट हो जाना पड़ता है। ये प्रतिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। मतलब इससे बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। बहुत ज्यादा। और ये ऑटो कैटालिटिक भी हो सकती है, जिसका मतलब है कि ये शुरू होने के बाद खुद ब खुद और तेज होती जाती है। मुझे वो गीली लकड़ी पर आग जलाने वाली बात याद आ रही है। आप कोशिश करते रहते हैं, कुछ नहीं होता, और फिर अचानक से सब एक साथ भभक उठता है। एकदम वैसा ही है। अगर आपने तैयारी नहीं की है, तो गर्मी इतनी तेजी से बढ़ेगी कि पूरा रिएक्शन उबलकर फ्लास्क से बाहर आ सकता है या आग भी लग सकती है। ये रेस का वो मोड़ है जहां कार अक्सर फिसलकर क्रैश हो जाती है। तो हमारा केमिस्ट जो इस F1 कार का ड्राइवर है, वो इस तेजी से बढ़ती गर्मी को कैसे काबू में रखता है? वो कार को ट्रैक पर कैसे बनाए रखता है? सिर्फ एक ही तरीका है, नियंत्रण। नियंत्रण और नियंत्रण। इसका सबसे बड़ा नियम है कि आप सारा ऑर्गेनिक हैलाइड एक साथ कभी नहीं डालते। अच्छा। उसे एक अतिरिक्त कीप एडिशन फनल से बूंद बूंद करके धीरे धीरे डाला जाता है। इसे डोजिंग नियंत्रित तरीका कहते हैं। ये ड्राइवर के हाथ में एक्सेलरेटर और ब्रेक की तरह है। बूंद बूंद करके, ये सुनने में तो बहुत धैर्य का काम लगता है। क्या केमिस्ट सच में घंटों तक एक फ्लास्क के पास बैठकर ये करते हैं? पहले तो हाथ से ही किया जाता था, और हाँ, ये बहुत धैर्य का काम है। आज भी छोटे पैमाने पर हाथ से ही करते हैं।
बड़े पैमाने पर या लंबी प्रतिक्रियाओं के लिए अब सिरिंज पंप जैसी मशीनें आती हैं जो बहुत ही सटीक गति से रिएजेंट को डालती हैं। और लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य ये होता है कि आप इतनी तेजी से डालें कि प्रतिक्रिया चलती रहे, जिसे हम सौम्य रिफ्लक्स कहते हैं, लेकिन इतनी धीमी गति से कि गर्मी काबू से बाहर ना हो। ये कला है जिसे अनुभव से सीखा जाता है। ठीक है, तो ड्राइवर ने कार को स्टार्ट कर लिया है और एक्सेलरेटर पर भी उसका पूरा कंट्रोल है। वो ट्रैक पर सही स्पीड से दौड़ रहा है। लेकिन रेस में दूसरे प्रतियोगी भी तो होते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या कोई और खतरा है? स्रोत में वुड्स कपलिंग नाम की एक साइड रिएक्शन का जिक्र है। ये क्या बला है? ये एक बहुत ही आम सिरदर्द है। ये ऐसा है जैसे आपकी रेस कार गलती से अपनी ही टीम की दूसरी कार से टकरा जाए। मतलब होता ये है कि आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन चुका है वो बहुत प्रतिक्रियाशील है, और आप जो ऑर्गेनिक हैलाइड बूंद बूंद करके डाल रहे हैं वो भी प्रतिक्रियाशील है। कभी कभी नया बना हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैग्नीशियम का इंतजार करने के बजाय आपके डाले गए ऑर्गेनिक हैलाइड से ही प्रतिक्रिया कर लेता है। और उससे क्या बनता है? उससे एक अनचाहा प्रोडक्ट बन जाता है, एक डाइमर आरआर। ये आपके मुख्य उत्पाद की मात्रा यानी यील्ड को कम कर देता है। ये एक और तरीका है जिससे आपकी मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो सवाल ये है कि आप एक ही फ्लास्क में मौजूद दो चीजों को आपस में टकराने से कैसे रोकते हैं? इसका जवाब भी शायद उसी बूंद बूंद वाले तरीके में छुपा है। अच्छा, धीमी गति से जोड़ना। बिल्कुल। जब आप हैलाइड को धीरे धीरे डालते हैं तो किसी भी समय फ्लास्क में उसकी मात्रा बहुत कम होती है। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो जाकर सीधे मैग्नीशियम की सतह से टकराएगा, बजाय इसके कि वो इधर उधर घूम रहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से टकराए। और कुछ? मिश्रण को अच्छी तरह हिलाना भी जरूरी है ताकि हैलाइड जल्दी से मैग्नीशियम तक पहुंच जाए। इसके अलावा कम तापमान पर प्रतिक्रिया करने से भी इस साइड रिएक्शन को कम करने में मदद मिलती है। ये सब उस F1 ड्राइवर की तरह है जो ट्रैफिक से बचकर निकलने के लिए सही लाइन, सही स्पीड और सही टाइमिंग का इस्तेमाल करता है। वाह, ये तो वाकई एक हाई स्टेक रेस है। तो अगर हम पूरी बात को फिर से उस F1 कार के सादृश्य से देखें, पहला, ईंधन। आपको सिर्फ हाई परफॉर्मेंस ईथर सॉल्वेंट चाहिए जो इंजन को स्थिर रखने वाले लुब्रिकेंट और कूलेंट की तरह काम करता है। सही है। दूसरा, माहौल। ट्रैक बिल्कुल सूखा और ऑक्सीजन मुक्त होना चाहिए। पानी की एक बूंद या हवा का एक झोंका इंजन को तुरंत जाम कर देगा। हाँ। तीसरा, इग्निशन। इंजन को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले ऑक्साइड की परत का सेफ्टी लॉक तोड़ना पड़ता है। और चौथा, ड्राइविंग। एक बार जब ये शुरू हो जाता है तो ये बेतहाशा गर्मी और ताकत पैदा करता है और केमिस्ट को एक कुशल ड्राइवर की तरह बूंद बूंद करके ईंधन डालकर इसे काबू में रखना होता है ताकि ये क्रैश ना हो जाए। ये सादृश्य इसकी पूरी कहानी कह देता है। ये कोई रोजमर्रा की सेडान नहीं है। ये एक विशेष मशीन है जिसे चलाने के लिए विशेषज्ञता, सम्मान और नियमों का पालन करने की जरूरत होती है। ये शक्तिशाली है लेकिन उतनी ही नाजुक भी है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स अपने ध्रुवीकृत कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे शक्तिशाली औजारों में से एक हैं। लेकिन यही गुण उन्हें अपने पर्यावरण के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील और कह सकते हैं खतरनाक भी बना देता है। और यहाँ सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि रसायन विज्ञान में शक्ति और प्रतिक्रियाशीलता हमेशा अत्यधिक नियंत्रण और सटीकता की मांग करते हैं। हैंडलिंग प्रोटोकॉल का हर एक कदम, कांच के बर्तनों को सुखाना, अक्रिय गैस का उपयोग करना या बूंद बूंद करके अभिकारकों को डालना, ये सब सीधे एक मौलिक रासायनिक गुण को संबोधित करते हैं। ये नियम मनमाने नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये केमिस्ट्री के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित हैं जिन्हें नजरअंदाज करने का मतलब है असफलता या फिर कोई दुर्घटना। बिल्कुल। और ये हमें आज के अंतिम विचार पर लाता है। हमारा स्रोत पूरी तरह से इन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। ये हमें सिखाता है कि इन्हें कैसे बनाया जाए और कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो ये सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ता है। ये देखते हुए कि इस F1 कार को ट्रैक पर रखना इतना मुश्किल है, दवा या पदार्थ विज्ञान में वे कौन सी अभूतपूर्व खोजें या संश्लेषण थे जो केवल इसलिए संभव हो पाए क्योंकि केमिस्ट्रों ने इन अस्थिर लेकिन शक्तिशाली रिएजेंट्स में महारत हासिल कर ली थी। अच्छा सवाल है। इस उपकरण को साधने से पहले वे कौन सी जटिल दवाएं या सामग्रियां थीं जिन्हें बनाना लगभग असंभव था। इस मुश्किल को साधने से विज्ञान के कौन से नए दरवाजे खुले।